अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट इन केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी हमारे पास एन इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, उनमें से कम 8 इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे इसमें गिवन है कि हमने एन इवेंट क्या ले लिए, A1 A2 A3 अप टू सॉन AN, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या ले ली, P1 P2 P3 अप टू सॉन PN। अब A1 से लेकर AN तक के जो n इवेंट हैं उनमें कम से कम 8 इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी पड़ जाए, यानी प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ नन ऑफ इवेंट। नन ऑफ इवेंट यानी ना A1 हो, ना A2, ना A3। A1 के होने की प्रोबेबिलिटी थी P1, तो ना होने की 1 माइनस P1। ऐसे ही A2 के होने की प्रोबेबिलिटी थी P2, तो ना होने की 1 माइनस P2 अप टू सॉन 1 माइनस PN। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अगर हमारे पास n इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, उनमें से हमने एटलीस्ट वन इवेंट के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ नन ऑफ इवेंट। एग्जाम्पल 64, ABC 3 स्टूडेंट्स हैं, प्रॉब्लम है स्टैटिक्स की। ए इवेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ए जो स्टूडेंट है उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। बी स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। सी जो स्टूडेंट है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब स्टूडेंट है ABC, 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट में हमारे पास अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने लिए हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब ये लिखा कैसे, टोटल पॉसिबल केस लिख लेते हैं। या तो ABC तीनों स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, या फिर A और B कर देंगे, C नहीं कर पाएगा, या फिर B नहीं कर पाएगा, A और C कर देंगे, या फिर A नहीं कर पाएगा, B और C कर देंगे। अब दो केस लेके चल पड़ते कि A और B ने नहीं की प्रॉब्लम सॉल्व, C ने कर दी। ऐसे ही A ने कर दी, B और C नहीं कर पाए, या फिर A और C नहीं कर पाए, B ने कर दी। और इसमें क्या आ जाएगा, A B C तीनों ही नहीं कर पाए। 3 स्टूडेंट थे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की या ना करने के टोटल ये 8 केस बने, और टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है 1 के। हमें निकालना है एटलीस्ट 1 स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, यानी कम से कम 8 स्टूडेंट तो सॉल्व कर दे। तो इस केस में भी 8 स्टूडेंट, तो एटलीस्ट 1 इसमें भी, यानी यहां तक ये जितने केस हैं 7 केस में एटलीस्ट 1 स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो इस 7 की प्रोबेबिलिटी निकालने की बजाय हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ABC, यानी नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट 1 जो ये 7 का सम था वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस नन ऑफ स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम। तो क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, यानी एटलीस्ट 1 इक्वल टू 1 माइनस नन ऑफ देम। और आपके जो फॉर्मूले में गिवन है एटलीस्ट 1 इवेंट, वो भी यही गिवन है 1 माइनस नन ऑफ। तो ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया इससे। अब देखो इसका क्या आया, 1 माइनस नन ऑफ। ए स्टूडेंट की सॉल्व करने की थी 1/2, B की 1/3, C की 1/4। अब इनकी प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस। B की भी 1 माइनस 1/3, ऐसे ही C की ना करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आ गई। अब इंडिपेंडेंट है सभी इवेंट, तो नन ऑफ जो फॉर्मूले में यूज होना है उसकी निकाल लेते हैं, यानी A की भी ना कर पाए, B भी ना कर पाई है, इवन A2 A3 नहीं, ABC है, तो उसकी कितनी आई थी 1/2, 2/3 और 3/4 यानी। अब एटलीस्ट 1 अगर कोई सा एक भी स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो प्रॉब्लम तो होगी हमारी सॉल्व। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस नन ऑफ। तो नन ऑफ की वैल्यू आई है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 यानी कितना आ गया, 3/4। तो एग्जाम्पल 64 क्लियर है। जिस भी क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 के हिसाब से निकालना तो उसमें क्या आएगा, 1 माइनस नन ऑफ। अब 65 देखो, कैंडिडेट है
इंटरव्यू के लिए वो 3 कंपनीज में जाता है। फर्स्ट कंपनी में 3 कैंडिडेट हैं, सेकंड में 4 हैं और थर्ड में 2 हैं। अब उसको जॉब मिल जाए एटलीस्ट 1 कंपनी में, एटलीस्ट 1 आ जाए ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस नन ऑफ देम। अब 3 कंपनी है, कंपनी हमने ले ली ABC। फर्स्ट कंपनी ए ले ली, सेकंड बी ले ली, थर्ड सी ले ली। तो फर्स्ट कंपनी में सिलेक्शन होने के चांस, फर्स्ट कंपनी में 3 कैंडिडेट हैं तो 1/3, सेकंड में 4 हैं तो 1/4, थर्ड में 2 हैं तो 1/2। अब सिलेक्ट ना होने के 1/3 है तो ना होने के 1 माइनस 1/3। ऐसे ही बी में ना होने के 1 माइनस 1/4, सी में 1 माइनस 1/2 ये वैल्यू। अब फिर वही इंडिपेंडेंट इवेंट है, नन ऑफ देम सिलेक्ट के प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इन सब की प्रोडक्ट। अब एटलीस्ट 1 की निकालनी थी तो 1 माइनस नन ऑफ देम यानी 1 माइनस 1/4। आंसर कितना आ गया, 3/4। सेम ऐसे ही बाकी होंगे आपके क्वेश्चन। एग्जाम्पल 63 देखो, ओड्स अगेंस्ट। ओड्स अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पीछे वाली अपॉन में सम यानी 6/8 प्लस 6 यानी 6/14। और ओड्स इन फेवर में क्या होती है, आगे वाली अपॉन में सम यानी 14/14 प्लस 16। अब क्वेश्चन देखो, ओड्स अगेंस्ट स्टूडेंट एट्स बिजनेस स्टैटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या है, 8 to 6 यानी 8/6 ओड्स अगेंस्ट। तो एक्स ले लिया, एक्स के लिए ये था तो एक्स की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, अगेंस्ट है तो प्रोबेबिलिटी पीछे वाली लेंगे 6/14। नेक्स्ट में क्या है, वाई के लिए ओड्स इन फेवर 14/16। अब फेवर में आ गई तो आगे वाली 14 इन दोनों का सम 30। ये एक्स और वाई की आ गई, यानी इसमें क्या रहा है कि जो एक्स स्टूडेंट है उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/7, वाई स्टूडेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 7/15। अब व्हाट इज द चॉइस, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दोनों ट्राई करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली ट्राई करते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व कब होएगी, जब एटलीस्ट 1 स्टूडेंट सॉल्व कर दे। एटलीस्ट 1 इक्वल टू 1 माइनस नन, एटलीस्ट 1। अब एक्स के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/7, सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/7। ऐसे ही वाई के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 7/15, सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 7/15। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो नन ऑफ देम की प्रोडक्ट आ गई। फिर एटलीस्ट 1 निकालनी थी तो 1 माइनस नन ऑफ देम, ये आंसर आ गया। जो ये 1 एटलीस्ट 1 इक्वल टू 1 माइनस नन ऑफ देम, ये 2 से ज्यादा इवेंट पे ज्यादा सक्सेसफुल है। इसका करने का, इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है अल्टरनेट सॉल्यूशन, वो भी हम देखते हैं। लेकिन ये अल्टरनेट सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब 2 ही इवेंट हो, 2 से ज्यादा इवेंट हो तो यही वाला चलेगा। यानी ये इन जनरल है, लेकिन अगर 2 ही इवेंट है तो आप ये वाला भी कर सकते हो। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब प्रोबेबिलिटी हम एक बार निकाल लेते हैं। उसने कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कैसे होगी, या तो ए कर दे या बी कर दे या फिर दोनों कर दे। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए बी किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों कर दे यानी इंटरसेक्शन। और इंडिपेंडेंट इवेंट पे इंटरसेक्शन या प्रोडक्ट सेपरेट हो जाती है। इन तीनों की वैल्यू आप निकाल चुके हो, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, पर्सन का टारगेट हिट करने का है 3 आउट ऑफ 4 यानी 3/4। अब अदर पर्सन तो इसका नाम ए दे दिया, इसका बी। ए पर्सन का हिट करने का है 3/4, बी का है 2/3। टारगेट हिट हो जाए जब दोनों ट्राई करते हैं। फिर वही ए की और बी की निकाल ली थी, अब हमें ए की हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, ऐसे ही बी की ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस। फिर कॉम्प्लीमेंट की निकाल लेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट है ये आ जाएगी। फिर टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी यानी 1 माइनस नन, तो 1 माइनस 1/12। क्लियर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 68।
मैन के 25 ईयर्स के बाद सर्वाइवल करने के चांस है 3 आउट ऑफ 10। मैन के लिए एम ले लिया, वुमेन के लिए डब्ल्यू ले लिया। तो मैन की क्या है, सर्वाइव करने की 25 ईयर्स के बाद प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 10 यानी 3/10। ऐसे वुमेन की 4 आउट ऑफ 10 यानी 4/10। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 25 ईयर्स के बाद बोथ विल अलाइव यानी बोथ सर्वाइव कर रहे हैं। अब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है बोथ यानी इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगी प्रोडक्ट 3/10 मल्टीप्लाई 4/10। आंसर आ गया 3/25। सेकेंड पार्ट में क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अलाइव आफ्टर 25 ईयर्स। सेकेंड में एटलीस्ट वन आ गया यानी 1 माइनस नन, तो पहले नन की निकालेंगे। मैन की सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 3/10, तो ना करने की 1 माइनस 3/10 यानी क्या आ गया 7/10। ऐसे ही वुमेन की सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी 4/10, तो ना करने की 1 माइनस 4/10 6/10। अब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, दोनों के सर्वाइव ना करने की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगी 7/10 मल्टीप्लाई 6/10। हमें निकालना था एटलीस्ट वन सर्वाइव, एटलीस्ट वन इक्वल टू 1 माइनस नन यानी 1 माइनस 7/10 मल्टीप्लाई 6/10। तो सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 29/50।